हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सर। जिस तरह हमने 12th 11th के एमसीक्यू सीरीज़ लेकर वीडियोस आए हैं वो आपको अवेलेबल है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इसी तरह अब हम 10th क्लास के लिए ले आए हैं एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, इसका जो हिस्ट्री पोर्शन है दैट इज़ इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट सेकंड, इस पे हम अब चैप्टर टू चैप्टर वीडियोस बनाएंगे और आपके साथ वो डिस्कस करते जाएंगे। जो पहला चैप्टर बनता है इसका इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, वो है आपका चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु डिलीवर्ड द फेमस लेक्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोबोन इन 1882 लेटर पब्लिश्ड एज द एसे क्वेस्टा सी कोने नेशन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज नेशन। आपको क्या बताना है, एक बंदा एक फेमस स्कॉलर रहे हैं, उसने एक लेक्चर दिया है यूनिवर्सिटी में, सोबोन यूनिवर्सिटी में 1882 में। लेटर इसी ऐसे को एज ए ऐसे पब्लिश किया है, इसी लेक्चर को एज ए ऐसे पब्लिश किया गया जिसका नाम था व्हाट इज ए नेशन। आपको बताना है इनमें से चार ऑप्शन में से किसका ऐसे था। अर्नियस्ट रेनन, नेपोलियन बोनापार्टे, जेन पॉल स्टर, एलेक्स डी ट्रेंक्यूल। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए दैट इज रेनन का, अर्नियस्ट रेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said a nation is a large scale solidarity, its existence is a daily plebiscite, the existence of nation is a guarantee of liberty। किसने कहा कि नेशन जो है ना ये लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है, यानी कि यकजहती है, सबका साथ है, इसमें होता है, तभी हम नेशन कहते हैं इसको। ये एक डेली प्लेबिसाइट है, जब लोगों की राय इसमें है कि हाँ हम इसके साथ रहना चाहते हैं, तभी एक नेशन एग्जिस्ट करता है। तो आपको बताना है द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन जो है ना, ये आप खुद में ही एक गारंटी है किस चीज की, आपकी आजादी की, लिबर्टी की। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसका है, क्या है बेनेडिक्ट एंड्रिक्सन का था, या अर्नियस्ट रेनन का था, या ओटोमन बिस्मार्क का था, या वुडरो विल्सन का था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज रेनन, अर्नियस्ट रेनन का ये स्टेटमेंट है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड ऑन, आपको बताना है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ ये कब स्टार्ट हुआ, इसकी डेट क्या है। 4 जुलाई, 14 जुलाई, 26 जुलाई, 5 मई 1789। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former रॉयल स्टैंडर्ड। व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्रेंच ट्राइकलर, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट। आपको बताना है जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद क्या हुआ, जो रॉयल स्टैंडर्ड पहले जो फ्रांस का फ्लैग था उसको चेंज किया गया, किससे, ट्राई कलर से। हिंदुस्तान का ही ट्राई कलर नहीं है, फ्रांस का भी ट्राई कलर फ्लैग है। आपको बताना है उस ट्राई कलर में कौन से कलर्स थे और वो कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते थे। ऑप्शन ए रेड व्हाइट ब्लू क्या रिप्रेजेंट करते थे, मोनार्की, चर्च, आर्मी को। बी ब्लू व्हाइट रेड ये रिप्रेजेंट करते थे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को। या सी ऑप्शन ग्रीन व्हाइट ऑरेंज जो रिप्रेजेंट करते थे यूनिटी, पीस एंड करेज को। या डी ऑप्शन ब्लू रेड येलो जो रिप्रेजेंट करते थे स्ट्रेंथ, करेज एंड विजडम। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी दैट इज ब्लू व्हाइट रेड जो रिप्रेजेंट करते थे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकला, देन लेटर ऑन ये बाकी एरियाज, बाकी यूरोप में फैला ये आइडिया। Next, the States General was elected by the body of active citizens and later renamed as the। स्टेट्स जनरल जो इलेक्ट किया गया था वो किसने इलेक्ट किया, एक्टिव सिटीजन्स ने। और इसी स्टेट्स जनरल को लेटर किस नाम से जाना जाता था या जाना गया, आपको ये बताना है। ए लेजिस्लेटिव असेंबली, बी नेशनल कन्वेंशन, या सी नेशनल असेंबली, या डायरेक्टरी, डी ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सी नेशनल असेंबली। नेक्स्ट, Which of the following was not part of the centralized administrative reforms during the French Revolution। आपको बताना है कौन सा इनमें से सेंट्रलाइज, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, रिफॉर्म्स यानी कि पूरा जो पावर था सेंट्रली लोकेटेड था, फिर अब रिफॉर्म्स आए फ्रेंच रेवोल्यूशन में। आपको बताने उनमें से दिए गए ऑप्शन चार है, इनमें से आपको बता कौन नहीं था, इसका नहीं था, नॉट पे फोकस करना है। अक्सर बेशतर बच्चे गलत करते हैं। ए यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, सब के लिए एक जैसा लॉ हो। एबॉलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम्स, जितने भी इंटरनल कस्टम्स टैरिफ्स हैं उनको एबॉलिश किया जाए। प्रमोशन ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स, जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। एडाप्टेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जितने भी वेट्स एंड मेजर्स हैं उनको यूनिफॉर्म बनाया जाए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका
ऑप्शन सी, दैट इज प्रमोशन ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स। ये तो बिल्कुल भी नहीं था आपका, क्योंकि प्रमोशन ऑफ रीजनल डायलेक्ट बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि रीजनल डायलेक्ट्स को कब किया गया था, सब सप्रेस किया गया था और फ्रांस को एज ए वन लैंग्वेज चूज किया गया था आगे जाकर। व्हाट वाज द जैकोबिन क्लब? आपको सिंपली बताना है जैकोबिन क्लब क्या था। एक रॉयल सोसाइटी थी, ए बी ए पॉलिटिकल क्लब ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये एक पॉलिटिकल क्लब था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, या एक मिलिट्री ग्रुप था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ये एक पॉलिटिकल क्लब था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने बहुत बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड। इवन इंडिया में भी कुछ रूलर्स ने इसकी ब्रांच डाली थी। नेक्स्ट, what was the key feature of the civil code of 1804 also known as Napoleon code? ठीक है, की फीचर क्या था सिविल कोड का जो 1804 में नेपोलियन ने स्टार्ट किया या नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया, इसको और एक नाम से जाना जाता है नेपोलियनिक कोड। इट गिव्स प्रिविलेज टू द नोबिलिटी। इससे क्या हुआ कि ये प्रिविलेज देता था, ज्यादा से ज्यादा प्रिविलेज देता था किसको, नोबल क्लास को। इट डिनाइड द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, इसने डिनाई किया राइट टू ओन प्रॉपर्टी। इट एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एबॉलिश प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। इसने क्या किया, इक्वालिटी एस्टैब्लिश की, सब लॉ के सामने सब बराबर, और एबॉलिश किया प्रिविलेज जो बेस था ऑन बर्थ। इट रेस्टोर द मोनार्की, मोनार्कीज एब्सोल्यूट पावर, जो एब्सोल्यूट पावर मोनार्की के पास था फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, उसको फिर से रेस्टोर किया। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। इसने क्या किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ इसने ये एस्टैब्लिश किया, और एबॉलिश स्पेशल प्रिविलेज जो दिए जाते थे ऑन द बेस ऑफ बर्थ, चाहे कोई नोबल का बेटा नोबल, उसका बेटा नोबल, तो उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलता था क्योंकि वो नोबिलिटी क्लास के थे, या उनके फादर्स नोबल, उनको भी इज्जत मिलती थी उसी हिसाब से। ये इसने ये स्टेटस ऑफ बेस्ड ऑन बर्थ को खत्म किया। नेक्स्ट, how did people in the conquered areas initially reacted to French rule during the Napoleon and expansion? जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ, आहिस्ता आहिस्ता फ्रांस ने इस रेवोल्यूशनरी आइडिया, चाहे लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, इक्वालिटी हो, या बाकी जितने भी आइडियाज हैं, इनको क्या कहा, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब ये हम पूरे यूरोप में फैला दें। ठीक है, तो नेपोलियन एक्सपेंशन, उसका जो लीड रोल प्ले किया नेपोलियन ने, जहां जहां जाता था नेपोलियन वहां वहां इमेजिन एक्सपेंशन करता था फ्रांस के आइडिया, और वहां से ये चीजें स्प्रेड भी करता था। आपको बताना है कि इन कनकर्ड एरियाज में क्या रिएक्शन मिला फ्रांस को पहले जब ये एक्सपेंशन बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे ये अपने अंडर टेरिटरीज को ले आ रहे थे। दे इमीडिएटली रेजिस्टर द फ्रेंच रूल एवरीवेयर। जैसे जैसे फ्रेंच एंट्री करता था, फ्रांस एंट्री करता था, इनको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलता था, भाई साहब हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। ठीक है, दे वेलकम्ड फ्रेंच आर्मीज एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, प्लेसेस लाइक हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, वारसा। ये वेलकम कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन को इनिशियली, फ्रेंच आर्मीज को इनिशियली, मतलब पहले पहले, कंटिन्यू ऐसा ही नहीं रहा, फिर चेंज हुआ चीजें, कि वेलकम किया उनको, कहा कि नहीं ये यही वो लोग हैं जिन्होंने फ्रांस में रेवोल्यूशन लाया, लिबर्टी लाई, फ्रेटर्निटी लाई, इक्वालिटी, ये हमारे यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, वारसा ने इनको खूब वेलकम किया। दे रिमेन इनडिफरेंट टू द फ्रेंच आर्मीज। दे रिमेन इनडिफरेंट मतलब ना कुछ कहा, नहीं भाई साहब हमें ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। दे फ्लेड टू द रूरल एरियाज टू अवॉइड फ्रेंच इन्फ्लुएंस। जहाँ जहाँ जाते थे फ्रांस, वहाँ वहाँ लोग भाग जाते थे रूरल एरियाज में, क्या हमें फ्रांस का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कि फ्रांस आर्मीज को वेलकम किया गया था पहले पहले, लेकिन लेटर ऑन इसको फिर जब इन्होंने क्राइमर्स वही इक्वालिटी जिस बिना पे ये आए थे इन रीजन्स में, वहां पर उल्टा किया, फिर इसको अपोज किया गया। 10, व्हाट डज द टर्म सफरेज मीन? सिंपल सा वर्ड है, सफरेज का माने क्या है? राइट टू ओन प्रॉपर्टी, इसका मतलब राइट टू ओन प्रॉपर्टी ओन करना है। राइट टू एजुकेशन, इसका मतलब राइट टू एजुकेशन, या राइट टू वोट है, या राइट टू प्रोटेस्ट। इसका जो सही आंसर है सफरेज, अडल्ट सफरेज सुना ही होगा आपने बार बार पॉलिटिकल साइंस में भी। इसका जो मतलब है वो है राइट टू वोट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next, in revolutionary France, who was guaranteed the right to vote and get elected during the first political experiment in the liberal democracy? जैसे फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, फिर राइट टू वोट मिला। ठीक है, राइट टू, किसको राइट टू वोट मिला? ठीक है, उस पॉलिटिकल लिबरल डेमोक्रेसी में, वो जो पहली बार अपहेवल हुआ, पॉलिटिकल चेंज हुई, उसमें किसको राइट टू वोट मिला? ऑल अडल्ट मैन एंड वीमेन, हर किसी, चाहे वो आदमी हो या महिला हो, सबको राइट टू वोट मिला। ओनली क्लर्जी एंड नोबिलिटी, खाली क्लर्जी और नोबिलिटी को मिला, या प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को मिला, या ऑल मैन रिगार्डलेस ऑफ प्रॉपर्टी, या सब लोगों को मिला चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो। इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रॉपर्टी सी, प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। खाली उन्हीं को राइट टू वोट मिला जिनके पास प्रॉपर्टी थी, सबको नहीं मिला डिस्पाइट फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, When did all adult males in France briefly enjoy universal suffrage? कहा जाता है कि एक ऐसा दौर था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में, एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें सबको कहा गया था कि जितने भी मेल्स हैं सबको, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, सबको राइट टू वोट दिया जाएगा, या दिया गया। लिमिटेड टाइम पीरियड, कुछ ही टाइम के लिए, फिर उसको फिर से एबॉलिश किया। अंडर द मोनार्की, जब किंग का रूल चल रहा था उस टाइम, ड्यूरिंग द नेपोलियन रूल, जब नेपोलियन ने रूल किया उस टाइम,
अंडर द जैकोबिन के अंडर जो रिवोल्यूशनरीज थे, लीड कर रहे थे रिवोल्यूशन को, या डी ऑप्शन ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुइस 16 के अंडर, बिल्कुल भी नहीं, लुइस 16 को तो एग्जीक्यूट किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है अंडर जैकोबिन्स, या इट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। What change did the Napoleon Code bring regarding the suffrage and women's rights? नेपोलियन कोड जब इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन 1804 में 5 में उसने 1804 में उसने क्या चीज ऐसी की रिगार्डिंग सफरेज यानी कि राइट टू वोट से रिलेटेड क्या चेंजेस ले आया, या विमेन्स राइट्स के लिए उसने क्या किया इस नेपोलियन कोड में? उसने यूनिवर्सल सफरेज फॉर ऑल सिटीजन कहा, नहीं भाई साहब इस नेपोलियन कोड में डिक्लेयर करता हूं सबको राइट टू वोट मिलेगा, इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, सबके बराबर राइट्स होंगे, जितने मेन को राइट्स मिलते हैं उसी तरह वुमेन को भी राइट्स मिलेंगे। या सी ऑप्शन रिटर्न टू लिमिटेड सफरेज रिड्यूस वुमेन टू ए माइनर स्टेटस, इसने क्या किया कि लिमिटेड सफरेज जो सफरेज मिला था वो सब राइट टू वोट खत्म कर दो, लिमिटेड रखो, जितनी भी प्रॉपर्टी क्लास है खाली उनको दो, और वुमेन का जो स्टेटस है इसके अंडर बहुत कम तर हुआ, यानी कि रिड्यूस हुआ, न कि अच्छा हुआ बल्कि घट गया। वोटिंग राइट फॉर वुमेन ऑनली, इसमें यह कहा गया कि वोटिंग सी डी ऑप्शन की वोटिंग राइट खाली वुमेन्स को दिया गया, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। नेपोलियन के इस कोड में क्या गया था, जितनी भी राइट्स थे थोड़े वो लिमिटेड राइट्स, लिमिटेड सफरेज की बात इसने की, प्रॉपर्टी क्लास खाली उन्हीं को राइट टू वोट दिया जाएगा, और विमेन्स को इसने बहुत कंडीशन खराब कर दी, यानी कि माइनर स्टेट्स बना दिया। What was the Zollverein formed in 1834 at the initiative of Prussia? प्रेशिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया 1834 में, जिसको जोल्वेरेन कहते हैं, इस असेंबली या मीटिंग को इसको जोल्वेरेन कहते हैं। आपको बताना ये फॉर्म हुआ था 1834। इसमें क्या इनिशिएटिव लिया गया था? ये एक मिलिट्री अलायंस थी जर्मन स्टेट्स की। बी एक कस्टम यूनियन, ये कस्टम यूनियन थी जिसने एबॉलिश किया टैरिफ्स, ट्रेड फेड्स इसने एबॉलिश किए, जो भी टैक्सेस थे, टैरिफ्स थे, ठीक है। और साथ साथ इसने करेंसी को रिड्यूस किया, बहुत सी ज्यादा करेंसीज फ्रांस में थी उनको रिड्यूस किया, कम किया उनको। ए पॉलिटिकल पार्टी प्रमोटिंग मोनार्की, एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो प्रमोट करती थी मोनार्की को। ए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, या एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज ये कस्टम यूनियन थी, जिसके तहत क्या हुआ, जितने भी टैरिफ्स थे, टैरिफ बैरियर्स थे, कस्टम ड्यूटीज थे, उनको रिड्यूस किया गया। साथ साथ जितनी भी करेंसीज, बहुत ज्यादा करेंसीज थी फ्रांस में उस टाइम, उनको भी रिड्यूस किया। नेक्स्ट, What does the political philosophy of conservatism emphasize? Conservatism एक philosophy थी, political philosophy, इसका emphasize क्या था, ये किस चीज पे जोर देती थी? Rapid revolutionary change, ये चाहती थी कि rapid revolution change हो जाए, जबरदस्त चेंज हो जाए एक ही टाइम पे। Abolition of traditions, के पुराने जितने भी traditions है, customs है, इनको abolish किया जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, इसने कहा, इसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, जितने भी हमारे पुराने ट्रेडिशंस है कस्टम्स में उनको इंपॉर्टेंस दी। साथ साथ एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस जो पुराने थे हमारे इस कल्चर में, उनको भी इज्जत दी, उनको भी इंपॉर्टेंस दी। साथ साथ इसने चेंज भी कहा, लेकिन कहा ग्रेजुअल चेंज होनी चाहिए, एकदम से सटीक चेंज, वो रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं होनी चाहिए। या डी ऑप्शन यूनिवर्सल सफरेज एंड इक्वालिटी, इसने यूनिवर्सल सफरेज की बात की और सबको वोट मिलना चाहिए और इक्वालिटी, सब इक्वल है, ये कहा। बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं है, डी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। In 1815, after the defeat of Napoleon, which four European powers met at Congress of Vienna to redraw the political map of Europe? In 1815 में क्या हुआ, जैसे ही फ्रांस जब नेपोलियन के अंडर था, नेपोलियन को फिर हराया गया, कुछ कंट्रीज मिलजुल कर नेपोलियन को हरा दिए। जब नेपोलियन बहुत पावरफुल हो रहा था उसको हरा दिया। जब उसको हराया फिर कांग्रेस एक मेट, मतलब इन कंट्रीज की एक ग्रुप मेट, वो मिले वियना में, ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, 1815 में, ताकि हम देखेंगे, ताकि रीड्रा एक पॉलिटिकल मैप जो है पूरे यूरोप का, उसको रीड्रा किया जाए, देखा जाए क्या किया जाए, किस तरह क्या किया जाए, इन टेरिटरीज के साथ क्या किया जाए, या फर्दर क्या प्रोग्राम, पॉलिटिकल प्रोग्राम रहेगा। आपको बताना है वो कौन सी 4 कंट्रीज है जिन्होंने इनडायरेक्टली, ये कहना चाहता है, जिन्होंने नेपोलियन को हरा दिया, और इस मीटिंग में कांग्रेस ऑफ वियना में मेन मेंबर्स थे। ठीक है, कौन कौन से? फ्रांस, इटाली, जर्मनी, बेल्जियम, या बी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, या सी स्पेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, ग्रीस, या डी यूएसए, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया were the main core members of this 1815 Congress of Vienna. Who hosted the Congress of Vienna and what was the major objective of the Treaty of Vienna 1850? अब जो इसी से रिलेटेड है, पिछले वाले 16 वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, जो कांग्रेस ऑफ वियना था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, और साथ साथ इस ट्रीटी ऑफ वियना जब हुई 1850, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, और इसको होस्ट किसने किया था? नाम बताना है उस लीडर का जिसने इसको होस्ट किया, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। साथ साथ ये भी बताना है, क्या इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था टू एक्सपैंड द फ्रेंच एम्पायर, ताकि एक्सपैंड किया जाए फ्रेंच एम्पायर को? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट को हराया गया था इन कंट्रीज द्वारा।
ओटोवन बिस्मार्क टू यूनिफाई द जर्मनी, ओटोवन बिस्मार्क ने की थे, और ताकि जर्मनी को यूनिफाई किया जाए, बिल्कुल भी नहीं, हमने पिछले क्वेश्चन में किया गया था, ये यूरोप से रिलेटेड था। ड्यूक मैटरनिक, ये ड्यूक मैटरनिक ने ऑस्ट्रिया के रूलर मैटरनिक ने, ड्यूक ने इसको चेयर किया था, लीड किया था, ताकि जो नेपोलियन ने चेंजेस लाए या उसने जितने भी चेंज लाए उनको अंडो किया जाए, यानी कि उनसे उनको रिवर्स किया जाए, ठीक है। या डी ऑप्शन किंग लुइस, जो किंग लुइस थे, उसका क्या था, जो स्प्रेड ऑफ लिबरलिज्म इन यूरोप, उसके वो चीज थी इसमें, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ड्यूक मैटरनिक ने इसको चेयर किया था। जितने भी नेपोलियनिक दौर में चेंजेस आई उनको सबको खत्म किया जाए, फिर से अंडू किया जाए, कि यानी कि फिर से पहली जगह पे रिवर्स किया जाए, और साथ साथ जितनी भी मोनार्कीज जो खत्म हुई थी, फ्रांस में भी जो रिवोल्यूशन हुआ था, मोनार्की को एबॉलिश किया गया था, उसको फिर से रेस्टोर किया जाए। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड इन द फ्रांस आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815? 1815 कांग्रेस ऑफ वियना में फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस गेन मोर एंड टेरिटरीज, फ्रांस को मोर टेरिटरीज मिली, बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल भी सही नहीं है। बी, द मोनार्की वाज एबॉलिश, मोनार्की को एबॉलिश किया गया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोनार्की को पहले ही एबॉलिश किया गया था। द बोर्बन डायनास्टी वाज रेस्टोर्ड एंड फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन, जो भी नेपोलियन ने टेरिटरीज एनेक्स की थी उनको वो गवा दिए फ्रांस ने। साथ साथ जो बोर्बन डायनास्टी, जो फ्रांस रेवोल्यूशन में लुइस 16 को गुलिटनाइज किया गया था, उसका सर कलंक किया गया था, मोनार्की को एबॉलिश किया गया, उसी खानदान से, जो बोर्बन फैमिली से कोई एक बाशिंदे को चुन के फिर से मोनार्की को रेस्टोर किया गया था। या डी ऑप्शन, नेपोलियन वाज क्राउन्ड एम्परर, कि नेपोलियन को एम्परर बनाया गया, बिल्कुल भी गलत है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है डी ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, फिर से फ्रांस में मोनार्की को रेस्टोर किया गया, ठीक है। और फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज एनेक्स किए थे नेपोलियन के दौर में, वो सब उनने गवा दी। नेक्स्ट, हु वाज ग्यूसेपी मैज़नी बॉर्न इन जिनेवा इन 1805? कौन था, माज़नी कौन थे, और जो 1805 में पैदा हुए थे? ये एक फ्रेंच monarch थे, ऑस्ट्रियन जनरल थे, या इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, और मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बनरी थे, या जर्मन फिलोसफर थे? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, साथ साथ ये एक सीक्रेट सोसाइटी इसने स्टार्ट की थी कार्बनरी में। नेक्स्ट, which underground societies were founded by Gauss Mazzini and who were their members? आपको बताना है कि कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज फाउंड की थी माजिनी ने, और उनके मेंबर कौन थे, ठीक है। जैकबिन क्लब, नेशनल असेंबली, ओनली इटालियन पीजेंट्स वेयर मेंबर्स, या यंग इटालियन मर्सलीज, यंग यूरोपियन बर्न, और इसके जो मेंबर्स थे यंग रेवोल्यूशनरी फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी स्टेट्स, या सी ऑप्शन जुल्वरेन एंड कार्बनरी वेल्दी एरिस्टोक्रेट्स इसके मेंबर्स थे, या यंग फ्रांस इसने बनाया, यूनाइटेड यूरोप बनाया, जिसके सपोर्टर थे या फॉलोअर्स थे, मेंबर्स थे, रॉयल सपोर्टर्स। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इसने यंग इटली स्टार्ट की थी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, और यंग यूरोप और एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। इनके जो मेंबर थे इन सीक्रेट सोसाइटीज के, वो थे आपके कौन कौन, पोलैंड के थे, फ्रांस के थे, इटली की थे, जर्मनी के थे, ठीक है। नेक्स्ट, Who did Metternich described as the most dangerous enemy of the social order of our social order? किसको ड्यूक मैटरनिक, ऑस्ट्रिया के ड्यूक मैटरनिक है, उसने डिस्क्राइब किया, एक बंदे को कहा कि ये सबसे खतरनाक एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर का, जितना भी हमारा सोशल ऑर्डर है यूरोप का, उसका अगर कोई बड़ा दुश्मन है ये बंदा है। किसके लिए कहा गया था? नेपोलियन बोनापार्ट, गारबाल्डे, या माजनी, या ओटोवन बिस्मार्क? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्यूसिप माजनी। नेक्स्ट, Who said when France sneezes, rest of the Europe catches cold? किसने कहा कि जब भी फ्रांस को छींक आती है पूरे यूरोप में उसका असर पड़ता है, यानी कि पूरा यूरोप सर्दी और जुकाम से थर थरा रहा है? यानी कि बोलने का उसका अंदाज था कि जब भी फ्रांस में कुछ पॉलिटिकल अपहेवल होती है, चेंज होती है, रिवोल्यूशन होता है, उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ता है। बोलने का मंदस यही था, लेकिन ये फ्रेज लिटरल सेंस में नहीं लेना है, इसका मकसद यही था बोलने का कि जब भी फ्रांस में कोई चीज होती है उसका इंपैक्ट ऑल ओवर द यूरोप होता है। ये किसने कहा था? ग्यूसेप मैज़नी, नेपोलियन बोनापार्ट, ड्यूक मैटरनिक, ओटोवन बिस्मार्क? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज ड्यूक मैटरनिक। ये मैटरनिक ने कहा था, ऑस्ट्रियन ड्यूक थे, ऑस्ट्रिया कंट्री के ड्यूक थे, ठीक है, प्रिंस थे, वहाँ के रूलर थे। उसी ने कहा था कि जब भी फ्रांस में कोई चीज़ होती है, चाहे वो रेवोल्यूशन हो, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, या कोई भी चीज़ हो, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप को इन्फ्लुएंस करती है, ये इसने कहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब